ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है जनरलाइज मॉडल पे। ओके जी, so here we go. Introduction to determinants, right? ये सब हो चुका था। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें ये आ रही थी कि if you use that method along a line, you may have too much calculations, right? इसलिए कि अगर 5x5 का है तो हर स्टेज में जो है ना वो पहले 4x4 में चेंज होगा, एवरी 4x4 जो है वो 3x3 में जाएगा, एंड एवरी 3 विल गो मे बी 2x2। तो फिर एक उनने कहा अच्छा एक और भी आइडिया आ गया था, आइडिया ही आया था कि अगर हम जो है वो क्या कर लें, इफ यू सी ए कॉलम वेयर देयर आर मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर 0, सो वी विल गो एंड एक्सपेंड थ्रू दैट कॉलम। अच्छा, लेकिन अगर सारे कॉलम जो हैं वो नॉन जीरो हो तो फिर वही मसला आ जाएगा। तो अब हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जो कि पहले क्या करेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ जीरो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और वो इस तरह से प्रोड्यूस करेगा कि आइदर, देखें जब भी आप जीरो प्रोड्यूस करते हैं ना किसी भी रो या कॉलम में, तो आप समझ गए आपने क्या करना होता है, वही 3 पुराने मशहूर ऑपरेशन जो है रो ऑपरेशन, ठीक है ना, इंटरचेंज कर लें या क्या कर लें, स्केलर मल्टीपल ले लें या किसी का मल्टीपल किसी और रो में ऐड कर लें। तो जब आप वो काम करते हैं ना तो जीरो तो प्रोड्यूस हो जाता है, एक ऑपरेशन के बाद एक जीरो हो जाएगा ना, मतलब समथिंग ऐड कर दिया। इसका मतलब है 2 मैट्रिसेस भी हो जाएंगी, एक ओरिजिनल और एक जो उस ऑपरेशन के बाद है। अच्छा, मजे की बात है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि न्यू मैट्रिक्स को हैंडल करना आसान हो, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हमें ओरिजिनल का चाहिए, तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, सही है ना। तो वो जो है हम अभी पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। और फिर जब वो रिलेशन आ जाएगा, जब जीरो प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हम उस कॉलम पे प्रोड्यूस कर लेंगे। तो इसको हम नाम क्या देते हैं, इसका तो नाम यह है ना एक एक्सपेंशन, दूसरे का हम नाम ये देते हैं कि प्रोड्यूसिंग नंबर जीरोस टू हैव ए इजी कैलकुलेशन, राइट। तो ये अब जरा हम देखते हैं। तो ये 4-5 स्लाइड्स तो हो गई थी, बल्कि बेसिकली ये 3.1 और 3.2 एक ही पीडीएफ में है, राइट, जो सॉफ्ट कॉपी की देख रहे हैं घर में बैठे हुए। सो लेट्स गो हियर, ऑलराइट, ये आ गया 3.2, यहां से देखना है बेसिकली यार। ओके जी, याद आया पहला ऑपरेशन, मल्टीपल ऑफ वन रो इज एडेड टू अनदर रो टू प्रोड्यूस ए मैट्रिक्स बी। अच्छा, इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखें 2x2 से हम बड़े कंफर्टेबल है ना, तो 2x2 से समझते हैं और फिर 3x3 4x4 पे अप्लाई करेंगे। तो एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है भाई, ए है, ठीक है जी। फर्ज कर लें ये वाली है, ए इज इक्वल टू 7 3 5 8। जरा जल्दी से इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा। फोर्टी वन होगा ठीक है। अब हम काम करते हैं, हमें काम ये करते हैं कि एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें हम 7 को 1 कर देते हैं, 7 को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो कैसे करोगे जल्दी बताओ। देखिए एक तरीका तो है कि 7 से डिवाइड कर दो,
हो जाएगा ना 1। लेकिन दूसरा तरीका भी है जो मैंने कर रहा हूं, मैंने 3/8 को तो ऐसे लिख दिया ना, इसका मतलब मैं R को लिखूंगा R1 - 2 R2, हो गया ना 1। आगे क्या आया? -11 आएगा ना? नहीं 11 नहीं आएगा, माइनस, अच्छा -2 किया ना, ठीक है, तो 11 ही आएगा। अच्छा, अब ये ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स तो A थी ना, ये ऑपरेशन लगाया हमने, वो ये वाला ऑपरेशन हो गया, मल्टीपल ऑफ वन रो एडेड टू अनदर रो, जो बन गई मैट्रिक्स वो क्या बन गई? B। तो ये वाली हमारे पास B हो गई ना। तो अब ये कहता है कि इन दोनों का डिटरमिनेंट सेम होगा। आपने ऑलरेडी A का कैलकुलेट किया है ना, कितना था? जरा B का भी बता दें। 41 ही होगा सर। नहीं है कि नहीं, होगा तो सही। 11 प्लस, सॉरी 8 + 33 41। तो आपने देखा, अच्छा लेकिन मजे की बात है कि अभी जीरो प्रोड्यूस नहीं हुआ। हम तो ये चाह रहे थे ना कि जीरो प्रोड्यूस हो, लेकिन जीरो हो जाएगा ना, ग्रेजुअली काम कर रहे हैं ना। चले एक और ऑपरेशन कर देते हैं उसी के ऊपर। अब 3 को 0 कर रहे हैं, जल्दी बताओ क्या होगा? ठीक है, पहला ऐसे ही रहा 1 - 11, और ये क्या हो जाएगा भाई? 0, और ये क्या हो जाएगा? 41। अब ये क्या हो गई? ये चलिए इसको कह लेते हैं थोड़ी देर के लिए C कह लेते हैं, C मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि A और B सेम डिटरमिनेंट है, इसलिए कि जो ऑपरेशन हुआ है वो इस किस्म का हुआ है। कौन सा हुआ है? ये वाला। इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? स्केलर ऑपरेशन। ठीक है, एक का मल्टीपल आपने दूसरे में ऐड कर दिया। तो जरा C का डिटरमिनेंट बताओ क्या है? C का भी 41 है, आसान है, बल्कि ये तो अपर ट्रायंगल है ना 41। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेशन है ना, कौन सा वाला, मल्टीप्लाइंग समथिंग एंड एडिंग अनदर रो, ये ऑपरेशन जो दो डिटरमिनेंट आती है ना, दो मैट्रिसेस आती हैं, उनके डिटरमिनेंट को सेम रखता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। क्या करता है? सेम रखता है, लेकिन इससे जीरो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमें आगे जाके फैसिलिटेशन में आसानी होगी। अच्छा, अब एक काम और करते हैं। ये तो आप समझ गए ना A पार्ट। B पार्ट जरा देखते हैं क्या होगा। फर्ज कर लें कि यही मैट्रिक्स थी, राइट? ठीक है, चलें एक और ले लेते हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, दूसरा समझाता हूँ। B सही है। फर्ज कर लें हमारे पास मैट्रिक्स थी A = 1 2 3। क्या करना है यार, इसको चलें, इसको 0 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं। 1 1 1 0 1 1। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे जरा जल्दी से बता दें इसका डिटरमिनेंट क्या है। आपको पता है मैंने 3/3 लिखी है, लेकिन एक ऐसी लिखी है कि आसानी से पता चल जाएगा डिटरमिनेंट क्या होगा। 1 होगा सर। बिल्कुल कह रहे हैं 1 होगा, डिटरमिनेंट 1 होगा। हमने असल में इस कॉलम के जरिए से ना, पहले कॉलम के जरिए से एक्सपेंड किया है। तो ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएंगे, यहाँ से 3 आ जाएंगे, -1। लेकिन ये पोजीशन नेगेटिव वाली है ना, तो एक और माइनस हुआ तो 1 आ गया। अब मैं इस पर एक ऑपरेशन करता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ऑपरेशन ये कि मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ। किसको? पहली को और दूसरी को। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखूंगा? R12। क्या हो जाएगा भाई? ये 1 1 1, फिर क्या हो जाएगा? 0 2 3, फिर क्या हो जाएगा? 0 1 1। ठीक है। अब जरा ये जो B है, इसका डिटरमिनेंट बताओ क्या है? इस B का, B का डिटरमिनेंट अब -1 आ गया। तो देखें, पहले 1 आया था, अब -1 आया। इसलिए आया है कि जब आप रो को इंटरचेंज करोगे ना, तो दोनों मैट्रिसेस साइन से डिफर करेंगी। किससे डिफर करेंगी? साइन से। आपने अगर बुक कीपिंग की हुई है कि यार मैंने ये एक ऑपरेशन किया था इंटरचेंज वाला, एंड में रिजल्ट अगर 30 आ रहा है, तो ओरिजिनल क्या होगा? -30। ठीक है, कनेक्शन हो गया ना एस्टेब्लिश। ये 3 ऑपरेशन वही हैं जो आप डे 1 से करते आए हैं। मैंने कहा ये ऑपरेशन का पहले पर्पस क्या था, जरा पता है? सबसे पहला पर्पस क्या था इन 3 ऑपरेशंस का? सॉल्यूशन निकालना। गुड। दूसरा पर्पस क्या था इन ऑपरेशंस का? इनवर्स निकालना। यही ऑपरेशन थे भाई, इनवर्स आ गया था। आज के दिन क्या पर्पस है? डिटरमिनेंट निकाल। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो ए है ना, इससे आप बहुत सारे काम ले सकते हैं, दुनिया का हर काम ए से ले सकते हैं।
तो अगर फर्ज कर लें हमने आपको एक मैट्रिक्स ए दी और हमने आपसे कहा, क्या कहा कि साहब, बल्कि आपने तो क्विज देखा हुआ है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, क्विज 3 फ्रॉम नवंबर 2018, उसके 4 पार्ट थे अगर आपको याद हो। पहले 2 पार्ट हमने कर लिए थे, वो कौन कौन से थे? वो वही थे, इनवर्स वाले और सिस्टम वाले, ऑपरेशन वही किए थे। अब उन्हीं ऑपरेशन के तहत उसी क्विज में एक तीसरा और चौथा पार्ट भी है जिसमें डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैंने कहा ना कि ये ऑपरेशन जो थे ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, दे वर सो यूजफुल एंड सो पावरफुल। मैं हमेशा प्रोटेस्ट करता हूँ, उनका नाम ये नहीं रखना चाहिए था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, उसका नाम रखना चाहिए था पावरफुल रो ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन लिटरेचर में यही है, क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले 2 पॉइंट समझ गए ना। अच्छा, मतलब समझ भी गए और इसका रीजन भी समझ गए कि हम एक ए को वहां ले जाएंगे जहां किसी रो या कॉलम में जीरो ज्यादा आ जाए। तो इसमें 2 स्टेज होंगे, कभी हम वहां पहुंच जाएंगे एक्सपेंशन पे, कभी हम यहां आ जाएंगे। यहां आने का मतलब क्या है? यहां का मतलब ये 3 ऑपरेशन के जीरोस प्रोड्यूस करने। जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वहां चले जाएंगे, जिस कॉलम में जीरो हो गए उस कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जरा तीसरा भी देख लेते हैं, सी। अच्छा एक और बात सुनिए थोड़ा सा, अच्छा मैं बाद में समझाऊंगा, जरा सी को समझाता हूं मैं आपको। फर्स्ट कर लें, आपने पास एक मैट्रिक्स ली, ए इक्वल हाफ, हाफ 1, 4, 3, ठीक है जी। आपका बेसिक ऑपरेशन तो ये होता है ना कि ये जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है हाफ, इसको 1 कर लें, तो क्या किस ऑपरेशन से 1 होगा? R1 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 3। अच्छा जरा ए का डिटरमिनेंट बताओ क्या है? -5/3 है ना, -5/2 सॉरी, ए का है। अच्छा अब ये हमारी होगी बी, तो जरा बी का डिटरमिनेंट बताओ। -5, ठीक है। अच्छा अब जरा गौर से देखना क्या हो रहा है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना -5/2, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी टाइम्स हाफ, ये ना, इसलिए कि बी का डिटरमिनेंट क्या है? -5 है ना, ऊपर क्या लिखा है? -5/2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो गया? हाफ टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ बी। अच्छा अब ऑपरेशन जो है वो के है, ये है हमारा के, सही है ना। अब जरा गौर से देखिए, ये चीज भी सही है, इसलिए सही है कि आप इसको उल्टा कर दें ना, आपका मॉड बी किसके बराबर हो जाएगा? 2 मॉड ए के बराबर हो जाएगा। तो ये के इससे मैच करिए ना। लेकिन इन प्रैक्टिस पता क्या करते हैं? इन प्रैक्टिस ये करते हैं कि हमें तो दिलचस्पी ए से है ना भाई, बी तो एक मीन्स है टू गेट ए। तो इन दोनों ऑपरेशन को रियली हमें ऐसे लिखना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस डिटरमिनेंट ऑफ बी। और दूसरे ऑपरेशन को पता कैसे लिखना चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/k डिटरमिनेंट ऑफ बी। क्लियर हो गई ना बात? दोनों चीजें सही हैं, सेम है, कोई खराब नहीं है, लेकिन असल में वो लिखो ना जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाए। लेकिन इसमें एक कैच है, जरा गौर से देखें। आपने जब ऑपरेशन किया था ना तो 2 लिखा था, लेकिन जो रिलेशन में आया है ना, जो कि ओरिजिनल टारगेट था, वो रिड्यूस टारगेट में 1/k आ गया है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि रिवर्स होता है, ठीक है। लेकिन अगेन हैविंग सेड दैट, ये मैं जब कह रहा हूं कि जब आपने एक सीक्वेंस को बेशुमार तरीकों से किया है, मतलब है बेशुमार से मतलब है कि उसी सीक्वेंस से आपने इनवर्स भी निकालना था, सिस्टम भी सॉल्व करना, डिटरमिनेंट। लेकिन अगर खाली डिटरमिनेंट कर रहे हो ना तो उसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा आपको, अगर खाली डिटरमिनेंट कर रहे हो, राइट। ओके अब ऐसा करते हैं ना, ये समझ गए ना इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? तीनों पॉइंट्स का मतलब सिर्फ ये है कि वही मैं पुरानी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, इकोलोन फॉर्म में ले जाना, लेकिन पूरी तरह नहीं ले जाएंगे। जब भी एक कॉलम सेट हो जाएगा ना, हम फौरन एक्सपेंशन वाली तरफ चले जाएंगे, उस कॉलम के जरिए से एक्सपेंड कर देंगे।
फिर जब नई नई मैट्रिक्स आ जाएगी अगेन उसमें हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे। ज़हन में तो वही है कि एक कोलोन में ले जाना है, लेकिन वहां रोक देंगे जब एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट 1 0 हो जाएं, ठीक है। और बुक कीपिंग जरूर रखेंगे यार, ये जो नीचे का बी आया है वो जो ओरिजिनल था आपस में क्या रिलेशन है। चलें ये एक एग्जांपल करते हैं। हियर इज द एग्जांपल। ओके जी, राइट जी, क्या करना है बताएं। सबसे पहले इसने क्या किया, चलें इसी का बता दें क्या किया इसने। रो 2 से एक्सपेंड किया, वेरी गुड। यहां से इसने एक्सपेंड किया, तो ये 5 आपका इधर चला गया। उसके बाद इस कॉलम को और इस रो को इसने गुड बाय कह दिया। बाकी क्या बचा, 1 3 4 2 6 10 2 7 11। चलें मान ली बात आपकी, इसमें कोई रो ऑपरेशन नहीं हुए हैं, सिर्फ क्या है, एक्सपेंशन है। अच्छा अब जरा ये बता दो यहां से यहां कैसे पहुंचे। ये रो ऑपरेशन किया है, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी इसने ये कर दिया R2 इक्वल, अच्छा मजे अब जरा गौर से सुनिएगा, इसका मतलब है कि इस पर ऑपरेशन किया है ना। ये 5 तो ऐसे ही लगा हुआ है ना, पहले भी लगा हुआ था, अभी लगा इस पर ही हो गया। अच्छा अगर मैं इसको A कहूं और इसको B कहूं और इसको C कहूं, तो ये तो हमें पता चल गया कि A जो है वो 5B है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5 टाइम डिटर्मिनेंट B, ठीक है। लेकिन ये 5 वो वाला नहीं है, ये 5 तो एक्सपेंशन के जरिए से आया है ना। एक 5 वो भी होता है कि आप रो ऑपरेशन कर देते हैं, तो वो रो ऑपरेशन नहीं है, ये एक्सपेंशन के जरिए से है। अच्छा लेकिन ये कैसे हो गया कि बी और सी का डिटर्मिनेंट सेम है, ये कैसे हो गया। नहीं ये इसलिए हो गया कि हमने जो ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करता, ये वाला ऑपरेशन, इस वजह से ये सेम हो रहा है। जरा ध्यान में रखें ना कि ऑपरेशन और यहाँ पे एक्शन आपस में क्या ताल्लुक है। अच्छा अब जरा आगे बता दो, आगे क्या हुआ है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है। R3 इज इक्वल टू -2R1, हाँ ठीक है, बिल्कुल यही हुआ है, बिल्कुल यही हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का नाम D रखूं तो इस ऑपरेशन ने फिर वही काम किया, देयर इज नो चेंज बिटवीन द डिटरमिनेंट ऑफ C एंड D। ओके अब आप जरा सोच के बताइए आगे अब क्या हुआ है। सर हाँ रो जी इंटरचेंज किए। एग्जैक्टली यानी ये किया है ना R2 3। तो अब आप समझ गए होगे ना, इस ऑपरेशन की वजह से ये वाला साइन आया है। कौन सा वाला साइन आया है, -5, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन आ गया। अब आगे तो बस अल्लाह है, इसलिए कि आप जहां पर पहुंच गए हैं वो एक अपर ट्राइंगुलर है ना, इसका क्या होता है 2 है बस, ठीक है। तो -5 बाहर आ गया, इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2, टोटल कितना हो गया भाईजान, -10। तो आपने देखा कि इसमें हमने क्या किया है, हमारे पास 5 मैट्रिसेस आ गई थी। इसको ये लिख दूं ना, इसका नाम क्या लिख दूं, ई लिख दूं ना। ए था, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, सही है। तो सिर्फ एक जगह जो है हमें चेंज करना पड़ा डिटर्मिनेंट, बिकॉज वो जो ऑपरेशन था ना R2 3 वो सिर्फ क्या करता है, साइन चेंज करता है। बाकी जो 2 ऑपरेशन थे उन्होंने काम तो दिखाया है, 0 प्रोड्यूस किए, लेकिन दे डू नॉट अल्टर द डिटर्मिनेंट। हो गया। अच्छा अब देखा काम और करें, ये तो इन्होंने किया है ना, लेकिन मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना एक साइंस भी है, एक आर्ट भी है। आर्ट ये है कि आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप इसको और मुख्तलिफ तरीकों से कैसे करोगे। ये तो समझ में आ गया ना जो मैंने किया है। मैं इसको इरेज कर दूं, डिलीट कर दूं सब, आगे वरना बहुत ज्यादा हाच-पाच हो जाएगा। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब मुझे बताइए कि आप इस सीक्वेंस के बजाय कोई और सीक्वेंस नहीं फॉलो कर सकते, आंसर आ जाए। जी देखें, जब आप यहां पहुंच गए ना तो आपको पता है यार मेरे पास एक रो ऐसी है जिसके जरिए से मैं एक आसान तरीके पे जा सकता हूं। तो क्या लिखूं, 5 लिखूं, उसके बाद क्या लिखूं, ये वाला 2 लिखूंगा ना, और इसके साथ क्या होगा,
लेकिन कोई प्लस माइनस की तो बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? इसलिए नहीं करनी कि ये प्लस साइन होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। करनी है भाई ये माइनस। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्या करना होगा, मैं जरा दोनों लिख दूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। -1 भी लिख दूं और 2 भी लिख दूं। समझ गए? -1 इसलिए कि जो पोजीशन थी ना 2 की, उसकी रो तो 2 थी लेकिन कॉलम 3 था, तो -1 की पावर 5 हो गई, इसलिए वो वाला माइनस आया। ठीक है, बाकी ठीक है। अब आप ही बता दो यार, ये जो इतनी प्यारी सी डिटर्मिनेंट है, इसका 1 है, बस खत्म हो गई बात। बाकी बाहर क्या रखा हुआ है? -10। तो आपने देखा ना कि आप यहाँ पे भी रुक सकते थे। चलें, आप अगर चाहते तो आप यहाँ भी रुक सकते थे। यहाँ पे भी तो वही है ना 2। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि जब आप यहाँ पे रुकोगे ना तो ये 5 भी होगा, ये 2 भी होगा। ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या बनेगी जरा और से बताइएगा। नहीं, ये होगी 5 × 2। अब आप इसको कहेंगे ना गुड बाय, तो आपके पास 1310 वाली बचेगी, 1301। इसका डिटरमिनेंट क्या है? -1। अच्छा, इसका मतलब है एक फिर हमने कोई मिस किया, माइनस साइन। हाँ, वो 2 के साथ वो फिर मैं मिस कर गया। 2 तो वही 2 है ना जिसका रो नंबर 2 है और कॉलम 3 है, तो ये वही होगा -2। आंसर आ गया माइनस। तो हमने देखा कि डिटरमिनेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? आपको मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन सबका आंसर सेम आएगा, इसलिए कि मजाक थोड़ी हो रहा है यार, मैथमेटिक्स है। डिटरमिनेंट इज ए डिटरमिनेंट। किसी भी तरीके से जाओगे आपको आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ओके, गुड। अच्छा, अभी तक हमने इसमें वो जगह वो झांक रहा है वो ऊपर, थर्ड ऑपरेशन, इसकी प्रैक्टिस नहीं की अभी। बी डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू के टाइम, इसलिए कि इसका मौका ही नहीं मिला ना, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे, राइट? जब इस ऑपरेशन का मौका आएगा तो इसको भी कर लेंगे और देख लेंगे भाई इसका क्या असर होगा। ओके, ऑलराइट। ओके जी, देखें इसको मैं बता दूं ये क्या कहना चाह रहा है। आपको अगर याद हो ना, अभी थोड़ी देर पहले जो थर्ड प्रॉपर्टीज थी, जरा देख के बताएं। डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट है या कुछ और है? ये हमारे पास क्या थी, यहाँ पे लिखता हूँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सही है, यही है ना? अच्छा, चलें इसी को देख लेते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मैं नाम ले देता हूं ए। ठीक है, अच्छा, कौन सा ऑपरेशन करूंगा कि मेरे पास ये चीज जो है ना इसमें कन्वर्ट हो जाए? ठीक है, ये हमारा बी बन गया। सही है, ऑपरेशन कौन सा हुआ है, लेकिन लिखा क्या है? इसलिए लिखा है कि ये लिखा हुआ तो है ना कि जब आप एक ऑपरेशन करोगे ना, राइट, तो फिर उसका जो है ना रिवर्स हो जाएगा। तो बी जो है, बल्कि बेसिकली ये वाला के जो है ना, ये के जो है ना यहाँ आ जाएगा। इसको मैं मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा। ये असल में यही जो है ना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है कि अगर ऑपरेशन है तो डिटर्मिनेंट में उसका रिवर्स क्यों आ जाता है, उसका रिवर्स क्यों आ जाता है? इसलिए कि ये तो लिखा है ना उल्टा, हमें तो असल में ये लिखना होगा ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा फिलहाल इसको भी छोड़ते हैं, फिलहाल हम इधर आ जाते हैं। इसका हमने निकालना है, कंप्यूट करना है इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो बताइए जनाब, यहां से यहां हम कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे? सर रो आप 1 में से हाफ को मल्टीप्लाई करा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। R1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 2R2 है ये। R1 इज इक्वल टू हाफ R1।
ठीक है। लेकिन बात वही आ गई ना, फिर आपका असल में ये तो ए था ना, और ये आपका बी है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था, मैं दोबारा लिखूंगा, वो बार बार लिखना पड़ेगा मुझे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1/k डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या लिखना था? अच्छा ठीक है, आप सही कह रहे हो। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखना था यहाँ पे? पहले ऑपरेशन तो बताओ ना, क्या किया था हमने। ठीक है, सही है, बात सही है ना। अब इसी को हम वैसे भी तो लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1/k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये चीज लिखो या ये चीज लिखो, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि ये मेरा है, ये मेरा बी है, तो ऑपरेशन तो मेरा ये है ना, लेकिन मैंने ए लेफ्ट पे लिखा है और बी राइट पे लिखा है, तो ऑपरेशन का रिवर्स आएगा ना। क्या आ गया? अब इसको आप एक आसान तरीके से समझ लो। ये आप सिंपली ये कह रहा है कि आप एक रो में से भी एक नंबर कॉमन ले सकते हो डिटर्मिनेंट के केस में, मैट्रिसेस केस में नहीं ले सकते हो। मैट्रिसेस केस में कॉमन लेना होता है तो सारे एलिमेंट्स में से आता है, 9 के 9 में से, यहाँ एक से भी ले सकते हो, बस ये कह रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि ये जो ऑपरेशंस होते हैं ना, इनका पर्पस थ्री फोल्ड होता है आमतौर पे, इनवर्स भी निकालना, वो भी। तो उस केस में फिर आपको जो है ना, उसमें पता क्या होता है कि आप ये दरमियान में नहीं काम करते, आप फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि दरमियान में कितने ऑपरेशन गुजर चुके हैं, फिर उसके हिसाब से क्या करते हैं, आप एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये वाला जो है ना, इसको कहते हैं ना, बड़ी जल्दी में आपने काम कर दिया, आपका पर्पस सिर्फ क्या था, डिटर्मिनेंट। तो आप तो बस जो काम हो रहा है ना उसको वहीं पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आखिर में आपके पास आंसर आ रहा है। लेकिन जब आप इनवर्स निकालेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट की फिक्र नहीं होगी, आपको इनवर्स की फिक्र होगी। जब आप सिस्टम सॉल्व करेंगे तो आपको सिस्टम की फिक्र होगी, लेकिन ऑपरेशन अपनी जगह मौजूद होंगे, तो उन ऑपरेशन को वहां यूज करना थोड़ा सा उसमें जो है ना क्लेवरनेस चाहिए होगा। इसमें तो है ही नहीं क्लेवरनेस ना। इसमें तो आप ये करेंगे, वो जो तीसरा रूल है ना, ये वाला तीसरा रूल, उसको आप भूल जाएं। उसका मतलब सिर्फ यही है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए वो रूल अप्लाई करें। क्या मतलब है? जस्ट टेक ए कॉमन इफ यू हैव ए कॉमन, और अगर आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो जस्ट पुट ए नेगेटिव साइन, और अगर आप समथिंग ऐड कर रहे हैं डोंट डू एनीथिंग। तो डिटर्मिनेंट में तो आसान है, राइट। ओके जी, चलें, क्लियर हो गया ना ये। अच्छा, अब मैं जरा क्लीन अप ऑपरेशन कर दूं। अब बताइए, यहां से यहां तक तो आप पहुंच गए ना, अब क्या हुआ है आगे? वही जो आपको सबको पता है क्या हुआ है, कौन से ऑपरेशन लगे हैं? और कौन सा ऑपरेशन लगा? -7R1, ठीक है, आप पहुंच गए। अच्छा, ये जो ऑपरेशन किया इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसका मतलब है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना और ये जो डिटर्मिनेंट है, ये दोनों सेम होंगी ना। ओके, चलते हैं। अच्छा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बजाय इसको फॉलो करने के, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे अब क्या इसको फॉलो करना चाहिए या मैं कुछ अपना भी करतब दिखा सकता हूँ। मतलब है कि यहाँ से आप सीधा सीधा पहले कॉलम के गिर्द डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो मैं जरा इस तरफ जा रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 इंटू बोलो क्या होगा ये, -4 -8 -8 -11। तो ये कितने हो गए भाई? 44 -64 इज इक्वल टू -40। तो आपको जरूरत ही नहीं जाने की, लेकिन ये इसलिए जा रहा है कि इसके जहन में भी वही है कि अगर मुझे इस ए का इनवर्स निकालना होता और मुझे ऑपरेशन करने होते तो मुझे यहीं आना था। कहाँ आना था? एकोलोन फॉर्म में, बल्कि इससे भी आगे जाना था, रेड्यूस एकोलोन में, राइट। तो ये उसके जहन में, लेकिन अगर आपने सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहाँ खत्म करते हैं आप। लेकिन चल इसको भी फॉलो कर लेते हैं। बताओ आगे क्या किया इसने? आगे यही किया ना कि यहाँ से -4 कॉमन ले लिया ना, जो हम कहते हैं, यानी ऑपरेशन की टर्म में चलो लिख देते हैं ताकि समझ में आए। ऑपरेशन क्या किया है? R2 इज इक्वल टू -1/4 R2। तो ये वाला जो ऑपरेशन था ना -1, इसका रेसिप्रोकल इधर आएगा -4, नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं है। टेकिंग अ कॉमन फ्रॉम ए रो इज ओके।
अच्छा जरा अब आगे बताओ तो क्या हुआ है। ठीक है, हो गया। अब ये तो अपर ट्रायंगुलर है ना, इसका आंसर उसने लिख ही दिया है, 1 × 1 × 5 - 40। तो हमने देखा कि क्या देखा, यही देखा ना यार कि ये जो रो ऑपरेशन है दे आर सो फ्रेंडली, सो पावरफुल, लेकिन अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो पता नहीं फाइनल होने वाला है कि नहीं होने वाला। अगर फाइनल होने वाला है तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं की तो वहां पकड़े जाओगे, ठीक है। सो यू हैव टू हैव अ प्रैक्टिस। ठीक है जी, आगे चलें। राइट, ओके। ओके जनाब। अच्छा देखिए, आमतौर पर जो क्वेश्चन आएगा ना इसमें वो इस तरीके से आएगा जो है लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट यूजिंग एक कॉम्बिनेशन, वर्ड क्या इस्तेमाल किया है? कॉम्बिनेशन ऑफ रो रिडक्शन एंड कोफैक्टर एक्सपेंशन। मतलब वो ये कि रो रिडक्शन से आप जीरोस प्रोड्यूस करेंगे किसी भी रो में नहीं, कॉलम में, और जब जीरोस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो हम यहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? कोफैक्टर एक्सपेंशन में, ठीक है। और फिर दोबारा से वहीं आ जाएंगे, 4/4 से 3/3 में जाएंगे, और ये क्या करेंगे? कॉम्बिनेशन रो रिडक्शन करेंगे, फिर आ जाएंगे कोफैक्टर में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो पहला क्या हुआ है? पहले में क्या काम हुआ है? कोफैक्टर एक्सपेंशन हुआ है या रो रिडक्शन हुई है? कोफैक्टर एक्सपेंशन। व्हाट कॉलम? थर्ड। कॉलम थर्ड से हुआ है, कॉलम थर्ड से ये वाला काम हुआ है, कोफैक्टर एक्सपेंशन। अच्छा, ये -2 को आपने -2 ही लिख दिया है, कोई करेक्शन नहीं की, साइन की क्या वजह थी? प्लस ही होगा ना, इसलिए कि जो -2 पोजीशन है ये रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये प्लस ही होगा, तो जस्ट -2। उसके बाद आपने इसको कहा गुड बाय, क्या बचा पीछे? 2 3 1 4 7 3 1 2 4। तो ये पहला स्टेप तो क्लियर हो गया ना, आगे चलें। अब जरा दूसरे में बताओ क्या कर रहा है। ठीक है जी, नहीं 4 किया, 4 टाइम, -4 टाइम्स, ठीक है। एक मिनट यार, R3 से किया, अच्छा ठीक है, सही है। ये कह रहे हैं जनाब के R3 को, चलिए बोले आप ही बता दें। R2 इक्वल -4R3। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई, अगर आप ये कह रहे हो तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -8 और 7 -1 आएंगे, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ और हुआ होगा यार यहाँ पे। पता क्या, ये R1 से किया है इसने, R1 से 4 को 0 किया। R1 से किया है। अब मैं बताता हूं आपको, R1 इक्वल R1 -2R, एक मिनट, R2 इज इक्वल टू R2 -2R1। अब सही हो गया, पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड किया है तो ये आ गया, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट पे, ओके। देखिए अभी भी सफिशिएंट जीरोस प्रोड्यूस नहीं हुए ना, तो इसने क्या किया, आपने इसने एक और ऑपरेशन किया है कि इन दोनों को इंटरचेंज किया है। क्या लिखूं यहाँ पे? R23। जब ही तो ये -2 जो है वो क्या बन गया है, इसलिए कि एक और माइनस आया ना, उस माइनस ने इस -2 को +2 कर दिया, ओके। अच्छा, अब क्या किया उसने? फिर इंटरचेंज कर दिया ना, फिर इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है? R12, फिर इंटरचेंज कर दिया तो फिर एक और माइनस साइन आ गया, तो वो जो पहले -2 +2 हुआ था वो वापस +2 क्या हो गया? -2 हो गया। अच्छा, अब आगे क्या किया भाईजान?
ये वाला किया है ना, R2 इज इक्वल टू 2R1, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा डिटरमिनेंट पे। तो अब इससे फायदा ये हुआ कि अब आपके पास पहले कॉलम में 2 जीरोस आ गए, ठीक है। अच्छा, अब अगेन मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से कैलकुलेशन कर सकता हूं। डोंट फॉलो हिम, यहां से बता दो क्या कैलकुलेशन होगी। -2 टाइम्स -1 1 -7 1, ये आ गया -2 इंटू, ठीक है 6 आ गया, और मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया -12। अच्छा, तो इसका तरीका देख लेते हैं। इसका तरीका ये था कि उसने कहा कि यार इसको भी जीरो कर लो, इस 1 को भी क्या कर लो, जीरो कर लो, तो उसने ऊपर वाला उठा के इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये -6, ये आपको नजर नहीं आ रहा, ये -6 है, ठीक है। अब ये भी वही आ गया अपर ट्रायंगुलर, तो -2 इंटू 1 इंटू -1 इंटू -6, आंसर इज -12। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना उन ऑपरेशंस की, ठीक। और इसमें वैरायटी है, राइट, आप कहीं से भी जा सकते हैं इधर उधर। ओके, चलिए ये आ गया -8। ओके, अच्छा यहाँ पे जो कह रहा है देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो कुछ भी कह रहा है असल में इसको कहने की जरूरत नहीं है, उसकी मैं रीजन बताता हूँ। रीजन मैं इसका ये बताता हूँ कि आप 3 ऑपरेशन करते हो ना, उनके नाम भी हैं। एक है रो इंटरचेंज, दूसरा क्या होता है स्केलर मल्टीपल, तीसरा क्या होता है रिप्लेसमेंट। वो जो आप करते हो ना R2 इज इक्वल टू R2 ब्ला ब्ला, वो रिप्लेसमेंट कहलाता है। R3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R3, ये क्या कहलाता है स्केलर, और वो क्या कहलाता है इंटरचेंज। तो अगर आप गौर करें, जो पहला ऑपरेशन है ना, कौन सा वाला, रिप्लेसमेंट का, उससे तो कोई चेंज नहीं होता ना। इंटरचेंज से क्या होता है, अच्छा फर्स्ट कर लें आप तीसरा ऑपरेशन करते ही नहीं है, कौन सा वाला, स्केलर वाला। इसका मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ ये 2 ऑपरेशन करते हैं ना, तो जो वेरी फर्स्ट डिटर्मिनेंट है और जो वेरी लास्ट है, उसमें सिर्फ साइन का फर्क होगा। हो सकता है साइन का भी ना हो। कब साइन का फर्क होगा और कब नहीं होगा बताओ। तो यही तो लिखा हुआ है इसने, ये देखें R वही है, इस R को इसने डिफाइन नहीं किया है, R वही है क्या, टोटल नंबर ऑफ इंटरचेंज ऑपरेशन। और जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आप कहां जाके रुक जाते हैं, जहां आपको नजर आए डिटरमिनेंट। तो यहां पर आप कहां रुके हैं, कोलोन, डिटरमिनेंट की टर्म्स में अपर ट्रायंगुलर। तो इस वाले का जो आखिरी वाले का जो U है ना, उसका डिटरमिनेंट ये होगा ना, प्रोडक्ट ऑफ पिवट इन U। ये पिवट एलिमेंट्स कहलाते हैं ना, ये वाले पिवट एलिमेंट्स, ठीक है। ये पिवट ही हो जाता है ना, जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो क्या होता है, पिवट ही होता है ना। अच्छा, और ये क्या है, वही नंबर ऑफ ऑपरेशंस है। तो -1 का मतलब है आप साइन को एडजस्ट कर रहे हैं, तो आगे ना डिटरमिनेंट। अच्छा, इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना बाजों का जस्ट टू एम्फेसाइज हम लिखते हैं। देखिए अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट जीरो होगा तो ये खुद ब खुद डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एलिमेंट जीरो होगा तो उसको निशानी होगी क्या, कि डिटरमिनेंट जीरो है। और इसके लिए लिखा है इसने, क्या लिखा है, व्हेन ए इज नॉट इनवर्टेबल। इसीलिए उसने कहा कि डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। तो ये जो है ना, ये सिर्फ समराइज्ड वर्जन है उन 3 ऑपरेशन का, जिसमें हम थर्ड ऑपरेशन कभी नहीं करते, ठीक है, थर्ड ऑपरेशन कभी नहीं करते ना, ठीक है। ओके, अच्छा अब ये जो है ना, इस असल में इस एनालिसिस से ये थ्योरम भी वाजे हो गई। स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ए इज नॉन जीरो। देखो अब मैंने फिर वही बताया, अब आप इन ऑपरेशन को पता क्या करें, इसको इस तरह से ना देखें कि आप ए पे कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से देखें, ए और आई पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं ए और आई पे। अगर ए आपका आई बन जाए तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। और ए आपका आई जब ही बनेगा जब इनमें कोई एलिमेंट जो है ना वो जीरो ना हो।
ठीक है, अगर कोई एलिमेंट भी जीरो नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा, और इसका मतलब ये है कि फिर ये थ्योरम हो जाएगी कि यानी अगर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इनवर्स भी आएगा और डिटरमिनेंट भी नॉन जीरो होगी ना, तो दोनों आपस में रिलेटेड हो गए ना। यही थ्योरम 4 है, स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्टेबल इफ एंड ओनली डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। अच्छा जी, अब एक और थ्योरम है 5, ये बहुत सिंपल है। आपके पास एक ए है और दूसरा क्या है भाई, ए ट्रांसपोज, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम होता है। चले इसमें का थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। तो 2/2 के केस में लिया है। 2/2 के केस में क्या होगा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ऊपर ले जाएं इसको। देखें, अगर आपने ए का डिटरमिनेंट निकालना है तो निकाल लो, सिंपल हो गया ना, ए डी माइनस बी सी। अच्छा, जब आप ट्रांसपोज का लोगे तो पहले ट्रांसपोज करोगे ना, तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ए और डी तो चेंज नहीं होंगे ना, सी और बी चेंज हो जाएंगे। इसका डिटरमिनेंट ये आएगा, लेकिन अगर आप और करें, ये चीज और ये चीज तो सेम है ना, तो इसका मतलब है कि ये डिटरमिनेंट यानी ए का और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या है, सेम है। यही कहानी 3/3 में। 3/3 में थोड़ा ट्रिक होगी, जरा मैं बताता हूँ क्या ट्रिक है। लेट्स सी व्हाट इज द ट्रिक इन 3/3। देखिए 3/3 में ट्रिक ये है कि ये आपकी जो है ना ए है, ये क्या है भाईजान, ए है, गौर से देखिएगा, ए ही है ना, और ये आपका क्या है, पहली रो पहला कॉलम बन गया ना, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तो ये आपका क्या हो गया, ए ऑफ टी हो गया। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वो जो कोफैक्टर एक्सपेंशन है, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम में करें आंसर सेम आएगा। तो इसने ए पर कौन सा कोफैक्टर एक्सपेंशन किया है, यानी किस रो या कॉलम, और ए ट्रांसपोज में इसने कौन सा वो किया है कोफैक्टर एक्सपेंशन। सही है, कॉलम से किया है, यही तो ब्यूटी है। उसमें रो से किया और इसमें कॉलम से। अच्छा, अभी हम ये नहीं कह रहे कि दोनों इक्वल है, नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो ए है, ये ए ट्रांसपोज है, हम ए पर एक ऑपरेशन कर रहे हैं रो का हिसाब से और ट्रांसपोज पे कॉलम, अभी कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन अगर ये दोनों चीजें सेम आ जाए ना, इसका मतलब है कि ए का और ए टी का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम होगा। तो अब आप गौर कीजिए, ये वाली जो डिटरमिनेंट है और ये वाली डिटरमिनेंट बज़ाहिर तो डिफरेंट नजर आ रहे हैं ना नंबर, देखिए ना, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे एच लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप क्रॉस लेकर माइनस करेंगे तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा ना। तो ये चूंकि सेम है और ये भी सेम है, ये भी सेम है, लिहाजा ये और ये क्या है, सेम है, लिहाजा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज द सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ये है कहानी बस। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो है ना वो बड़ा पावरफुल है। देखें, एक है थ्योरम 5, थ्योरम 5 तो यही है, क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए टी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। जरा आपने देखकर बताओ, पढ़ के बताओ थ्योरम 3 क्या थी, इसी में मिल जाएगी, थोड़ा एक दो पेज पीछे जाओगे ना, थ्योरम 3 मिलेगी। क्या है, पढ़ लो। ओके, अच्छा देखें, रुक जाएं, बिल्कुल सही है। देखें थ्योरम 3 अभी यहाँ पे हमने देखी है। थ्योरम 3 सिर्फ ये कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन करें या कॉलम ऑपरेशन करें तो दो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपस में रिलेटेड होता है, सही है ना। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थ्योरम 5 ये कह रही है कि साहब आपके पास ए और ए टी का डिटरमिनेंट सेम है ना, लेकिन ये तो वैसे ही है कि अगर आप ए पर ये ना करें, आप ए ट्रांसपोज ना निकालें, आप ए पे कॉलम ऑपरेशन कर दें तो सेम है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो थ्योरम 3 जो वो पहले लिखी थी ना, वो सिर्फ किसके लिए थी, रो ऑपरेशन के लिए थी ना। अब आप वो कॉलम ऑपरेशन के लिए भी आपके ऊपर वैलिड है, ठीक है। सो थ्योरम 3 होल्ड्स इफ द वर्ड रो इज रिप्लेस्ड बाय कॉलम। अच्छा, अब एक और भी मसला है, बाज लोग क्या करते हैं, इनको मिक्स भी कर देते हैं, यानी कभी वो रो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, अचानक उन्हें ख्याल आता है कि यार मैं कॉलम भी कर सकता हूं, तो वो कॉलम भी कर देते हैं।
मैं कहता हूँ बिल्कुल कर दें, आपको लिबर्टी दी है इस थ्योरम 3 ने। मगर वो बाज़ दफा कहते हैं ना कि टू मच लिबर्टी इज आल्सो हार्मफुल। पता क्या होगा, अब आप इमेजिन करें एक सिनेरियो। पहले मैं ये देख लूं कि ये फिनिश, ये अब सही हो गया, ठीक है, ओके। विद द कॉलम्स, आपके पास ए था जनाब, ठीक है, सही है, फाइन। आपका इमीडिएट पर्पस था ए, मॉड ए। आपने कभी रो किया, कभी कॉलम किया, ठीक है, फाइन। फर्ज कर लें कि कल आप बैठे हुए हैं, आप ए इनवर्स निकाल रहे हैं या सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। अक्टूबर 26 को आप क्या निकाल रहे थे, डिटर्मिनेंट, ठीक है, और अक्टूबर 27 को आप ए इनवर्स निकाल रहे हैं। अक्टूबर 28 को आप सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी। मगर आपके जहन में जो था ना, जब आप यहाँ काम कर रहे थे तो आपके पास आया, यार आपने कहा यार मैंने अक्टूबर 26 में तो रो भी किए थे और कॉलम भी किए थे, लेट मी डू द सेम हियर। फंस गए आप, इसलिए कि ए इनवर्स में कॉलम ऑपरेशन जो है अलाउ ही नहीं है। वो तो पता नहीं आपको क्या देंगे, स्टूपिड चीज। सिमिलरली क्या अलाउ नहीं है, सिस्टम सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्या अलाउ है, तो मैं ये कहता हूँ कि या तो आप सुपर जीनियस एंड सुपर केयरफुल होने चाहिए कि भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इतने ज्यादा नहीं है तो फिर खुदा के लिए कॉलम ऑपरेशन कभी ना करो, अपनी लाइफ में ही ना करो। क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर मुझे तो फैसिलिटी दी गई है मैथमेटिक्स ने, तो फिर फैसिलिटी को सही तरह यूज करो ना। यानी कॉलम ऑपरेशन जहां नहीं लगाने थे वहां तो ना लगाओ, कहाँ ना लगाओ, ए इनवर्स में ना लगाओ और सिस्टम में ना लगाओ। तो ये मेरा बस वार्निंग है। ओके जी, ओके। अच्छा, अब उसके बाद पता क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा जो हम कहते हैं कुछ मजीद प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स की। ओके, फर्ज कर लें आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी, दोनों n बाई n है। तो आप ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो ना, आप बी का भी निकाल सकते हो। और अगर आपको ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए ना, तो दो तरीके हैं कि आप मल्टीप्लाई करो एंड बी को, एक नई चीज आ जाएगी सी, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। लेकिन अगर आपके पास ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मौजूद है तो वो काम करने की जरूरत नहीं, ना प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है ना प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये वाली जो है ना थ्योरम 6, ये सिर्फ एक मतलब है कि ये सिर्फ जब, अच्छा एक और भी मसला है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें चाहिए ही ए बी, तो फिर ये बेवकूफ़ी ना करें कि ए का डिटर्मिनेंट निकालने बैठ जाएं बी का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट। तो ये डिपेंड करता है कि क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है, ठीक है। फिलहाल हमें ये करना है कि हमने अगर ए का डिटर्मिनेंट 5 है तो हमें ए क्यूब का डिटर्मिनेंट देखना है कैसे निकलेगा। एक तरीका तो वही है ना, बेवकूफ़ों वाला, कौन सा। अच्छा खैर इसमें तो बेवकूफ़ी कर भी नहीं सकते, इसे किसी में डिटर्मिनेंट ए तो दिया हुआ ही नहीं है। अगर ए दी होती तो आप बेवकूफ़ी करते कि यार मुझे ए क्यूब निकालना है तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूं ए को तीन दफा। इसमें पता क्या करना है, आपके पास ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम ये भी तो है, मतलब इसको आप एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनटू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो आप इन सबको ए भी तो कर सकते हो, ए ए ए ए। तो अब क्या हो गया, अब यही हो गया ना कि ये चीज तो ए क्यूब बन गई ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब क्या हो गया, इसके बराबर, और ये इसके बराबर हो गई। इसका मतलब है क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो गए भाई, ये 120, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा वो कहते हैं ना कि एक आदमी न्यूमेरिकली इतना आगे चला जाता है कि थ्योरी भूल जाता है, तो जरा थ्योरी की तरफ वापस आते हैं। कहता है आपके पास एक नहीं बल्कि दो मैट्रिसेस हैं, ए बी n बाई n। अच्छा क्या क्या दिया हुआ है जरा ये गौर से देखें।
कह रहा है कि साहब आपको ये चीज गिवन है और ये भी गिवन है, मतलब ये दोनों चीजें गिवन है। ऐसा ए और बी था कि बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था और प्रोडक्ट का जीरो था। इसको शो करते हुए आपने, यानी इसको यूज करते हुए सॉरी, ये शो करना है ए इज सिंगुलर। ए इज सिंगुलर का मतलब वही हो गया ना, क्या हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को जीरो शो करना है ना। ओके ठीक है, आपने कहा कि साहब ये गिवन है, ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, आपने ये रिलेशन से स्टार्ट लिया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, उल्टा लिख दिया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो जीरो दिया हुआ है ना, ये रहा। अब ये चीज जो है वो नॉन जीरो है, इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ बी से आप डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो क्या बचेगा, ये नॉन जीरो है, लिहाजा ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब है ए क्या हो गई आपकी, सिंगुलर हो गई। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, वही जो क्विज है ना हमारा, एक क्विज 3 जो लास्ट टाइम हमने 2 आइटम उसके देखे थे, अब 2 और भी देख लेते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू दैट क्विज। तो हमने क्या करना है भाई, अब वो नई चीज शेयर करनी है हमने, ठीक है, नई शेयर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड, आ गए जी, आ गए। देखते हैं जनाब, कोई साहब काम पड़े हुए हैं, क्विज क्विज क्विज। क्या नंबर था उसका, क्विज 3 था ना, ये आ गया। ओके जी, नहीं ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, होने दो। ये ए था ना आपके पास और वो बी था, तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि ए के साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम ए इनवर्स लास्ट किसी क्लास में बता चुके हैं आपको, हम ए एक्स इजिकल टू बी भी सॉल्व कर चुके हैं, सही है, याद है ना ये वाली चीज जो है। एक मिनट, ये वाली चीज हम लास्ट टाइम कर चुके थे, ठीक है। ये नीचे कहीं ए इनवर्स होगा, देखिए पर्पस तो नहीं है ना, ए इनवर्स तो हम कर चुके हैं ना, ये काम हमने कर लिया था बी। अब एक काम और करते हैं, सी, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फ्रॉम पार्ट ए कंप्यूट ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। प्लीज डोंट यूज एनी अदर मेथड टू कंप्यूट डिटर्मिनेंट ऑफ। बात होगा, पता क्या करते हैं स्टूडेंट, वो कहते हैं यार ये जो ए है ना, मैं तो इसको अपने हिसाब से करूंगा। ओ भाई अपने हिसाब से कर लो, लेकिन मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि द ऑपरेशन यू यूज्ड फॉर ए इनवर्स एंड फॉर सिस्टम सॉल्विंग, कैन यू यूज देम अगेन, बजाय ये कि आप दोबारा से जो है ना वो बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच शुरू कर दें, अपना टाइम जाया करें। तो ये पर्पस है इसका डोंट यूज का। अच्छा अब एक काम करते हैं, आपको पता था ना कि ये चीज हमने लास्ट टाइम काफी डिस्कस की थी ना, ये सबसे पहले क्या करना है, इन दो चीजों को क्या करना है, जीरो करना है ना। इसके साथ ए रखा हुआ, ए के साथ आई रखा, आप ये अब पहुंच गए। अब ऐसा करता हूं, मैं आगे नहीं जाता हूं, मैं यहीं से, अगर आप मुझे गाइड करें, मैं यहीं से डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, हाँ इसलिए निकाल सकता हूं कि मैंने ये जो 2 ऑपरेशन किए हैं ना, ये वाले, ये मेरा ए है, जरा गौर से देखिएगा, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब आप इसको भूल जाएं, ये जो आइडेंटिटी रखा हुआ था ये किसके लिए था, इनवर्स के लिए था ना। लेकिन अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मैं तो ए पे ऑपरेशन करूंगा ना, तो ए से मैं बी पहुंचा इन 2 ऑपरेशन से, तो क्या इन दोनों के डिटरमिनेंट में कोई फर्क होगा, नहीं होगा। तो दूसरे वाले का डिटरमिनेंट तो नजर आ रहा है मुझे, क्या नजर आ रहा है, तो बस ए का भी 3 है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे मकसद तीनों थे, तो अगर आपने कुछ आगे ऑपरेशन किए हुए हैं ना, तो आप उसकी मदद से भी दोबारा ए के डिटरमिनेंट को रिकवर कर सकते हो। हर जगह 3 ही आएगा, हर जगह 3 ही आएगा, राइट। तो अब देख लेते हैं जो हमने आगे ऑपरेशन किए थे, राइट। यानी मकसद कहने का ये तो पता चल गया ना हमें, क्या पता चल गया कि ये हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि डिफरेंट ऑपरेशन से कैसे 3 आया है।
लेट्स गो फर्दर। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ओके मेरा ख्याल है मैं चलते हैं। ओके ऑलराइट जनाब, तो यहां से तो हम निकाल चुके हैं ना पहले भी ये डिटर्मिनेंट 3, लेकिन पर्पस क्या था, इनवर्स निकालना। तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर ये किया कि इस 1 की मदद से ये 2 0 कर दिए, ये वाले 2 ऑपरेशन कर दिए। अब हम कहां पे पहुंच गए, एक और मैट्रिक्स पे पहुंच गए, इसका नाम मैं आपको कह देता हूं सी है। अगेन वही बात आ गई, ये चारों ऑपरेशन मिलकर भी जो है ना डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं कर रहे हैं ना, तो यहां से भी वही आ रहा है। इस डिटर्मिनेंट का जो है सी है, इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, 1 3 है ना। ओके अब आप सुनिएगा गौर से, अब आपने इस पे ऑपरेशन किया ये वाला ताकि ये 1 बन जाए। अब एक मसला आ गया, ये डी है ना, देखें अब इसका डिटर्मिनेंट तो 1 है ना, लेकिन आपने 1/3 का ऑपरेशन किया है ना, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ए का डिटरमिनेंट डिस्कवर करेंगे, तो वही 3 फिर आ गया। लेकिन पर्पस तो, ओरिजिनल पर्पस तो इनवर्स था ना, तो अब आपने इसको भी 0 करना है। आप यहां पहुंच गए, अब ये वाला जो ऑपरेशन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप एक काम करो, 1 2 3 4 5 6 ऑपरेशन है आपके पास, डिटर्मिनेंट ए है और डिटर्मिनेंट ई है, सॉरी डिटर्मिनेंट ई है लास्ट वाली, बल्कि इसको ई ना कहें, आइडेंटिटी कह दें। इसका तो 1 है ना आखिरी वाले का, तो इसका क्या मतलब है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो मैंने यहां लगाया, इसका मतलब यही है कि आपने 5 ऑपरेशन किए हैं ना यहां पहुंचने तक, 6 किए हैं, बल्कि क्या किए, 6 किए हैं। लेकिन 5 ऑपरेशन तो ऐसे थे जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक ऑपरेशन 1/3 का था, तो बस 1/3 का रिवर्स 3 है, 1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनवर्स के लिए तो हम यहां तक आए थे, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए आप यहां भी रुक सकते थे, आप यहां भी रुक सकते थे, आप यहां भी रुक सकते थे, यहां तो रुक नहीं है, इससे आगे कहां जाओगे। अच्छा जी, ये हो गया आपका सी पार्ट। बहरहाल क्विज के सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे रुका हूँ, आगे कहाँ पे रुका हूँ, यहाँ पे रुका हूँ या यहीं पे रुका हूँ क्विज के सॉल्यूशन में, फर्स्ट में ही रुक गए, ठीक है। अच्छा अब एक और काम है इसमें, मतलब ये 3 पार्ट हो गए ना, अब चौथा पार्ट भी देख लेते हैं। हाँ जनाब, इसका डिटरमिनेंट आ गया 3, ठीक है। अब आप एक काम करो, पहले मुझे इसका डिटरमिनेंट बताओ, इसका डिटरमिनेंट बताओ ना, मॉड ऑफ 80 का, सॉरी 80 का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट 3 ही होगा, वेरी गुड। ओके, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट आप कह रहे हैं 1/3, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रूफ बता देना। सही है आपका जवाब, लेकिन किसी और को कैसे कन्विंस करेंगे कि ए इनवर्स का 1/3 है। नहीं, आप उसको इस तरह से कन्विंस करेंगे कि आई बराबर है ए इंटू ए इनवर्स, तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे ना, तो वो तो बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और जो राइट वाला है उसका 1 हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो गया ना, तो वो बिल्कुल सही है आपके पास। इसका आंसर जो है वो क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। चलें, ये भी ठीक हो गया। अब ये बताओ A4 का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 81 81 होगा, उसलिए होगा कि A4 का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A4 का मतलब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 4, सही है, तो बिल्कुल सही कहा।
81। चलें, दैट्स वेरी गुड। अब जरा सोच समझ के बताइएगा इसका डिटर्मिनेंट क्या है। यार मैंने पहले वार्निंग दे दी थी, सोच समझ के बताइएगा। आप कह रहे हैं 12 विच इज रॉन्ग। देखिए आइडिया मैं बताऊं आपको क्या है। आपने पता 12 क्यों का है? आप ये समझ रहे हो कि ये जो 4 है ना, मतलब ये 4 तो सब में से हो गया ना, सारे एलिमेंट 4 से कॉमन हुए हैं ना, लेकिन डिटर्मिनेंट तो रो के हिसाब से चलता है ना। इसका आंसर पता क्या होगा? पहले मैं इसका आपको रीजन बता देता हूं। आप इसको इस तरह से समझें, डिटर्मिनेंट 4 निकालना है ना, बोलो निकालना है। इसको आप इस तरह से लिखें, डिटर्मिनेंट 4i इंटू ए। ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इसको आप इस तरह से लिखें, डिटर्मिनेंट 4i इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 4 सॉरी ये क्या है, 4i। 4i का मतलब ये है जनाब 333, तो ये 27 हो गया। तो इसका मतलब है ये 3 की पावर 3 इंटू उसका क्या जवाब था, 3, 81। आंसर वही आया है जो इसका आया था, लेकिन फर्क है इसमें हमने क्या किया है, ये वाला क्वांटिटी यूज की है कि जब ये 4 होता है ना, इसका मतलब है ओरिजिनल ए में से आपने हर रो में से 4 कॉमन लिया है ना। हर रो में से 4 कॉमन लिया, तो इसका मतलब है 4 से मल्टीप्लाई हो गया, जब पहली रो से कॉमन आ गया, दूसरी से फिर हो गया, तीसरी हो गया। लेकिन खाली आंसर मैंने रॉन्ग लिख दिया यार। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ मैं कर क्या रहा हूँ। ये 4 है ना, 4i, ये 4 की पावर 3 है, विच इज बट 64 को किससे मल्टीप्लाई करें? जल्दी बताओ क्या होगा यार जी। 190 साहब, ये 192 है। ये बड़ा अच्छा सवाल था, ये सिर्फ वही देखना था कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट के अंदर देखें, आप मैट्रिक्स में से तो हर कॉमन बाहर रखने का मतलब आपने हर एलिमेंट से लिया है, लेकिन इसमें बाहर रखने का मतलब आपने सिर्फ एक रो से लिया है। उल्टा देखेंगे, अगर 4 हमने बाहर रखा हुआ है तो अंदर जाके हर रो से मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका मतलब है जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है वो 3 दफा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। दैट्स द रीजन कि 4 की पावर 3 इंटू 3, तो ये 192 आ गया। ये सारी समरी मेरे ख्याल है यहाँ नीचे मौजूद है, ये रहा 192। ठीक है जी, ओके। अच्छा 5 मिनट हैं, तो मैं शुरू तो नहीं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन थोड़ा सा उसका आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ओके, शेयर करते हैं। क्या शेयर करना है भाई? डॉक्यूमेंट्स, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड। आपने लास्ट टाइम मैंने दे दिया था ना चैप्टर 4, या नहीं दिया था? अच्छा अभी देता हूँ। 4 ये आ गया जी 4। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है ऊपर? वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस। ठीक है, मैथमेटिशियन जो है ना उनका वो कहते हैं ना तरीका है बात करने वाला। वो पहले, अच्छा नहीं, 2 किस्म के मैथमेटिशियन हैं। एक तो चलते हैं फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई। एक मैथमेटिशियन जो होता है वो ऊपर जाके बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरम या कुछ एक्सियोम्स लिखता है और फिर डाउन द अर्थ आता है। ठीक है ना, तो दोनों का प्लस एंड माइनस है। यहाँ पर हमने एक कलेक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो। सबसे पहले कहाँ से शुरू किया था ना? वेक्टर से शुरू किया था ना। 2 वेक्टर ले लो, ऐड करो तो तीसरा आ जाएगा, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो एक और आ जाएगा। ठीक है, और फिर
दो को अगर आप ऐड करो किसी भी ऑर्डर में u प्लस v और v प्लस u, तो वो सब क्या आएगा, सेम आएगा ना। फिर उसके बाद हम कहाँ पहुंच गए थे, मैट्रिसेस पे। मैट्रिसेस में भी वही था, एक कलेक्शन था, एक ऑपरेशन था, दो ऑपरेशन थे बल्कि, एक एडिशन का और एक स्केलर मल्टीपल का। तो इसका मतलब है कि ये जो दो कलेक्शन थे ना, ये 10 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे। हमने रियलाइज किया ना किया हो, ये 10 कंडीशनें वही तो हैं। अगर एक वेक्टर है 4 एंट्रीज का, दूसरा भी 4 एंट्रीज का है, तो सम भी 4 का ही आएगा ना। V का मतलब ये है कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ V को, कलेक्शन ऑफ ऑल वेक्टर्स, लेट्स से 3 एंट्रीज वाले, राइट। तो ये भी दुरुस्त होगा, ये भी दुरुस्त होगा, ये भी दुरुस्त होगा, ये भी दुरुस्त होगा। जीरो वेक्टर क्या होगा उसमें, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी, राइट। अच्छा, और नीचे 6 लिखे हुए, क्योंकि मैं बाद में भी करूंगा ना, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। फिर मैट्रिसेस आई, उसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। अब हमने कहा कि यार ये जब ये दो अलग अलग दुनिया चल रही है ना, क्या चल रही है, वेक्टर्स की और मैट्रिसेस की, तो इसको जनरलाइज करते हैं। तो अब ये उल्टा कह गया, हमने कहा कि अब एक ऐसा कलेक्शन जिसका नाम क्या है, V है, जिसमें दो ऑपरेशन डिफाइन होंगे। कौन कौन से दो डिफरेंशियल होंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो इन 10 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वो कलेक्शन क्या कहलाएगा, वेक्टर स्पेस कहलाएगा। यानी अब क्या कर रहे हैं हम बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं। वेक्टर डिफाइन किया, मैट्रिसेस डिफाइन की, अब उन पर उनकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, उसको हमने एक्ज्यूमेटाइज कर दिया। तो हर कलेक्शन जो इन 10 कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस। तो आपके जहन में कोई आ रहा है ऐसा कलेक्शन, इसके अलावा, मैट्रिसेस और वेक्टर के अलावा, जिसको हम ये कह सकेंगे वो कलेक्शन वेक्टर स्पेस है? सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, दूसरा डिग्री 2 का है, ऐड करोगे तो डिग्री 2 ही आएगा, राइट, एंड मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही होगा, सो एंड सो। तो मतलब है कि अब इस मतलब ये जो हमारा पास था ना कंसेप्ट किसका, वेक्टर और मैट्रिसेस का, उसको हम जनरलाइज करेंगे। हर वो कलेक्शन जिसमें दो ऑपरेशन हो और 10 कंडीशनें सेटिस्फाई करें, वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। ऑलराइट, आई थिंक आई विल स्टॉप हियर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, होगा ना आप साथ में क्लास। सर मेरा एक सवाल है। चलो बोलो, वेरी गुड, जल्दी बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह हमने मैट्रिसेस को और तमाम चीज़ों को एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा, तो क्या इनवर्स और डिटर्मिनेंट की भी कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती है? देखें, इनवर्स की तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी यार, इनवर्स का तो बहुत आसान है। अगर ए जो है वो देखें, पहली तो बात है कि जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो आप फिर ए को दो चीजें इस पे इंपोज करते हैं, एक तो वो स्क्वायर और दूसरा वो क्या है, इन्वर्टेबल करते हो ना, ये दोनों चीजें इंपोज, वरना तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो ए इनवर्स का इंटरप्रिटेशन तो बहुत आसान है। ए जो है वो ट्रांसफॉर्म करता है एक वेक्टर स्पेस को, उसी डायमेंशन की स्पेस में लेके जाता है, लेकिन उसको अल्टर कर देता है। तो ए इनवर्स भी वही काम करता है। तो ए इनवर्स का तो है इंटरप्रिटेशन के, ए अगर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए इनवर्स भी क्या है, वो भी एक ट्रांसफॉर्म है। लेकिन जहां तक डिटर्मिनेंट की बात है, वो जो है ना इसमें हेल्प करता है, बस किसमें हेल्प करता है कि इनवर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो इसमें भी हेल्प करता है कि ax इज इक्वल टू 0 का एक सोल्यूशन है, सॉरी ट्रिवियल सोल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल है। वो इसमें भी हेल्प करता है कि ax इज इक्वल टू b का एक सोल्यूशन है या मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन। तो डिटरमिनेंट सिर्फ इनके जवाब देता है, वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ए इनवर्स की है। ठीक है, और बोलो। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।